जी आज हम यूनिट ऑपरेशन सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। हियर आर द कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर। अगर आपको याद हो तो जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपसे कोर्स कंटेंट्स डिस्कस किए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम 4th वीक में यूनिट ऑपरेशन के ड्राइंग के यूनिट ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। इवेपोरेशन की तरह ड्राइंग इज़ ऑल्सो अनदर यूनिट ऑपरेशन विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट जैसा कि इवेपोरेशन था। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन है ड्राइंग का, जो कि इंडस्ट्री में काफ़ी प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में होता है ये, और ख़ास तौर पे जब प्रोडक्ट बन के निकल रहा होता है एंड पे, तब ये ड्राइंग बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब हम कंटेंट्स देखते हैं इस लेक्चर के। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राइंग की। व्हाट इज़ ड्राइंग, मतलब कि ड्राइंग की बेसिक्स, ड्राइंग की डेफिनेशन और जितनी ड्राइंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हम उस पर बात करेंगे सबसे पहले। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ड्राइंग, कि ड्राइंग की क्यों जारी होती है प्रोसेस इंडस्ट्री में, कि इम्पोर्टेंस क्या है, इसका पर्पस क्या है, हम ड्राइंग क्यों करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ड्राइंग इन ड्रायर्स, यानी जो ड्राइंग का प्रोसेस है वो कितना टाइम लेता है कंप्लीट होने में, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ ड्राइंग, कि कितनी जल्दी कितने टाइम में वो कंप्लीट होता है ड्राइंग का प्रोसेस, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस रेट ऑफ ड्राइंग को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, उस पर काफ़ी इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट रखते हैं, हम उन्हें देखेंगे। नेक्स्ट हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करेंगे फॉर सिलेक्टिंग ड्रायर्स, के ड्रायर्स को सिलेक्ट करने के लिए कौन से इम्पॉर्टेंट अवामिल हैं जो जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप ड्रायर की कोई ख़ास टाइप को सिलेक्ट कर रहे होते हो, एक ख़ास अकॉर्डिंग टू एनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन। आखिर में हम क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ ड्रायर्स पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Here is the definition of drying. The drying of materials refer to the final removal of moisture, water or any other solute. अच्छा, अब ड्राइंग जो एक प्रोसेस है, आप ये समझ लें सिंपल वर्ड्स में कि ड्राइंग इज द रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। हम सॉलिड्स में से, आमतौर पे हमारा जो प्रोडक्ट होता है सॉलिड, उसमें से उसे हम ड्राई कर रहे होते हैं, उसे खुश्क कर रहे होते हैं, ताकि प्रोडक्ट एक फर्म शेप ले ले, और अगर उसके अंदर कोई थोड़ी बहुत भी टेम्परेचर की वजह से थोड़ा वो सॉफ्ट हुआ है मटेरियल, तो वो हार्ड हो जाए। जैसा कि अक्सर आप देखेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग मशीन्स में। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में आप क्या करते हैं, पहले हीट देते हैं, फिर आपका मटेरियल मेल्ट होता है, फिर आप उसे इंजेक्ट कराते हो मोल्ड में। मोल्ड से निकलने के बाद जो प्रोडक्ट है, हम ये चाहते हैं कि वो अगर कुछ सॉफ्ट हुई भी है, टेम्परेचर है क्योंकि वो गर्म है प्रोडक्ट, तो उसे हम ड्राई करें, खुश्क करें, ताकि हमारा जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है वो एक फर्म शेप ले ले। तो ड्राइंग इज अ प्रोसेस इन विच वी रिमूव मॉइस्चर रिमूव करे होते हैं, जो कि मेजॉरिटी केसेस में वाटर होता है, लेकिन काफ़ी केसेस में सॉल्यूट भी होता है। सॉल्यूट मीन्स कि वो वोलाटाइल कंपोनेंट हो सकता है, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि वो वाटर ही हो, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में हम वाटर ही रिमूव कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप फूड इंडस्ट्री में देखें, जो आप बेकरी या दूसरे आइटम्स, बिस्किट वगैरह जब बनता है, उसके बाद हम उसको जब ड्राई कर रहे होते हैं एंड पे, तो उसमें से हम वाटर का मॉइस्चर ही निकाल रहे होते हैं। तो एनीवेज, it is the operation often follows evaporation, filtration और crystallization। यानी ड्राइंग का जो प्रोसेस है इंडस्ट्री में, प्रोसेस इंडस्ट्रीज में, ये ड्राइंग का जो ऑपरेशन है, ये इन ऑपरेशंस के बाद ही मिलेगा आपको, एंड पे, आखिर में ही होती है ड्राइंग। ड्राइंग आपको मेजॉरिटी केसेस में एंड पे मिलेगी। यानी दिस ऑपरेशन ऑफन फॉलोज इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन, यानी इनके बाद ही आएगी ड्राइंग यहां पे जाके। इट इज ऑफन द फाइनल ऑपरेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि ये प्रोसेस, ये ऑपरेशन ड्राइंग का एंड पे ही हो रहा होता है, आखिर में हो रहा होता है।
तो कैरिड आउट इमीडिएटली प्रायर टू पैकेजिंग और डिस्पैच, यानी जब आप मटेरियल को पैक करके फाइनल डिस्पैच करते हो उससे पहले ही आप अपने मटेरियल को ड्राई कर रहे हो। तो नॉर्मली with a crystalline product it is essential that the crystals are not damaged during the drying process, and in the case of pharmaceutical products care must be taken to avoid contamination। अच्छा, अब खास तौर पे जो आप टैबलेट्स मेडिसिन बनाते हो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, या अगर हम बात करें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी, जो हम प्रिलिंग टार, हमारा एक बहुत ऊंचा टावर होता है उसे हम कहते हैं प्रिलिंग टार, PRILLING। प्रिलिंग टार में हम अपने एंड पे जो हमारा फर्टिलाइजर होता है उसको हम एक स्पिनर्ट लगा होता है, स्पिनर्ट से हम उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू उसमें से गुजारते हैं, तो वो ड्रॉपलेट्स बन के गिरते हैं, नीचे की तरफ आते हैं उसके ड्रॉपलेट्स। तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं जो लिक्विड होते हैं, तो वो ड्रॉपलेट आते 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 नीचे तक सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिडिफाई हम कर देते हैं। और उसमें भी हम यही चाहते हैं कि जो हमारा फर्टिलाइज़र, चाहे हम यूरिया फर्टिलाइज़र बना रहे हैं चाहे हम DAP बना रहे हैं, तो उसमें हमारा जो क्रिस्टल है वो डैमेज ना हो, वो उसी फॉर्म में रहे। और ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि ये वाला, अब शुगर इंडस्ट्री में भी हम इसी तरह से क्रिस्टल्स जो बना रहे होते हैं, हम चाहते हैं अगर आपकी शुगर क्रिस्टल फॉर्म में नहीं बनेगी या मोटे दाने वाली चीनी नहीं होगी तो उसे कस्टमर नहीं खरीदता है, कस्टमर उसे लाइक नहीं करता है, पसंद नहीं करता है। तो हमें ये चीज़ बनानी है और जो रिक्वायरमेंट होगी प्रोडक्ट की वो वैसी ही बननी चाहिए। ये केयर ख़ास तौर पे आप फार्मास्यूटिकल में कर रहे होते हो, और ताकि, और दूसरा ये कि कंटेमिनेशन भी ना आए। अगर क्रिस्टल डैमेज का हो जाएगा तो उसमें कोई ना कोई छोटा मोटा ऐसा प्रोडक्ट शामिल हो जाएगा। कंटेमिनेशन मीन्स कि वो प्रोडक्ट इम्प्योर हो जाएगी, उसमें कोई ऐसे पार्टिकल्स आ जाएंगे जो आपको नहीं चाहिए। ठीक है। इन असेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ अ ड्राइंग प्रोसेस द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द हीट सप्लाइड इज द मेजर कंसिडरेशन। यानी अगर आपके ड्रायर में हीट की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब यही है कि आपका ड्रायर इफ़िशिएंट नहीं है। अगर आपने अपने ड्रायर की इफ़िशिएंसी देखनी है तो आप ये देख लें कि वो ड्रायर कितनी हीट ले रहा है। अगर वो कम हीट ले रहा है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा इफ़िशिएंट है। अगर वो ज़्यादा हीट ले रहा होगा तो वो उसकी इफ़ेक्टिवनेस या इफ़िशिएंसी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो इसको ये कम से कम एनर्जी कंज्यूम करे हमारा प्रोसेस, तो वही हमारा प्रोसेस आमतौर पे इफ़िशिएंट होता है, जैसा कि आपने इवेपोरेटर के केस में भी देखा था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्राइंग? ड्राइंग हम करते क्यों हैं इंडस्ट्री में? द ड्राइंग इज कैरिड आउट फॉर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। वो क्या रीजंस हैं, किस वजह से हम ड्राइंग करते हैं? टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर फर्ज करें काफ़ी प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे होते हैं, अगर हम उसे वेट फॉर्म में गीले प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उससे ये होगा कि उस प्रोडक्ट का वेट बढ़ जाएगा, वज़न बढ़ जाएगा। तो उससे ज़ाहिर बात है फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होगा। तो उसमें जो हमारी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो भी ज़्यादा आएगी। तो ड्राइंग कुछ इंडस्ट्रीज़ में इसलिए की जा रही होती है कि आप आप क्या कर रहे होते हो, आप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम कर रहे होते हो। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल और भी है। जैसे आप देखें तो ये आपके मिल्क इंडस्ट्री में जो आप मिल्क को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, यानी खुश्क दूध बनाते हो, तो उसमें भी ऐसे ही होता है। अगर खुश्क दूध आप ट्रांसपोर्ट करें तो वो 1 kg एक पैकेट में आ जाएगा और उसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है। अगर आप लिक्विड फॉर्म में दूध को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो थोड़ा डिफिकल्ट है डेफिनेटली। तो काफ़ी केसेस में ड्राइंग इसलिए की जा रही होती है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट करना, ताकि आसान भी रहे और उससे कॉस्ट भी कम हो जाए, जो अगर ट्रांसपोर्ट की हमारी कॉस्ट है वो भी कम हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज टू मेक अ मटेरियल मोर सुटेबल फॉर हैंडलिंग, एज फॉर एग्जांपल विद सोप पाउडर्स, डाई स्टफ्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो इसमें भी आप जाहिर बात है उसको जब आप हैंडल करेंगे सोप पाउडर को, अगर वो गीला होगा तो आप चाहते हैं वो ड्राई हो। ये प्रोडक्ट ड्राई होंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छी हैंडलिंग हो पाएगी उसकी।
तो इसलिए भी ड्राइंग की जा रही होती है। नेक्स्ट पर्पज इज behind drawing is to provide definite properties such as, for example, maintaining the free flowing nature of salt। अगर वही बात आ गई दोबारा कि अगर साल्ट गीला होगा, वेट होगा, तो वो फ्री फ्लो तो नहीं करेगा, उसमें उसमें लंपिंग हो जाएगी, उसमें डले बन जाएंगे मोटे मोटे, और वो आपको नहीं चाहिए होते। आप चाहते हैं आपका साल्ट फ्रीली मूव करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका साल्ट खुश्क हो, ड्राई हो। To remove moisture which may otherwise lead to corrosion. One example is the drying of gaseous fuels or benzene prior to chlorination। यानी अगर आपके प्रोडक्ट में मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर, ठीक है, ये मॉइस्चर बेसिकली करोजन कॉज करता है। ये जो करोजन है, करोजन क्या होती है? करोजन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। आपका मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो करोजन हो जाती है, और वो ऑक्सीडाइजेशन किस चीज़ की प्रेजेंस में होती है? मॉइस्चर की प्रेजेंस में होती है। जैसे आप देखें कराची में आपको क्योंकि मॉइस्ट है इन्वायरमेंट, ह्यूमिड इन्वायरमेंट है कराची का, आप इसलिए देखें तो आपको तकरीबन हर मेटल के ऊपर करोजन मिलेगा। गाड़ियां भी आप देखते हैं उनको करोजन लग जाता है। जितने भी मेटल आपको विंडो, खिड़कियां या कहीं पे भी आप मेटल देख लें तो आपको वहाँ पे यही नज़र आएगा कि वो करोड हो रहा है। तो मॉइस्चर जो है ना, ये आप रिमूव करते हैं ताकि करोजन से बचें। अदरवाइज ये वाला प्रॉब्लम आता है अक्सर, ख़ास तौर पे ये जैसे यहाँ पे गैशियस फ्यूल की एग्जांपल दी है और बेंजीन की क्लोरीनेशन की एग्जांपल दी है। अगर उसमें मॉइस्चर रहेगा तो डेफिनेटली फिर वो दैट विल कॉज करोजन। सो दीज आर द पर्पसेस बिहाइंड ड्राइंग। अच्छा, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ड्राइंग इन ड्रायर्स। कौन से वो अहम अवामिल हैं जो हमारे रेट ऑफ ड्राइंग को इफेक्ट कर रहे होते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। यानी रेट ऑफ ड्राइंग का मतलब है कि कितनी देर में हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो रही है, ठीक है। और वो कौन से प्रोसेसेस हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं या अवामिल हैं जो हमारे रेट ऑफ ड्राइंग पे असर रखते हैं या उससे इफेक्ट कर रहे होते हैं, इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। नंबर वन इज टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द ड्रायर। डेफिनेटली टेम्परेचर और प्रेशर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा, इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक ऑप्टिमम वैल्यू तक अगर आपका टेम्परेचर मेंटेन होगा तो ड्राइंग बेटर होगी। और अगर कुछ केसेस में आप प्रेशर भी अगर मेंटेन करें तब भी आप ज़्यादा अच्छे बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द मेथड ऑफ हीटिंग। अच्छा, ड्रायर्स में आप देखेंगे डायरेक्ट हीटिंग का एक मेथड मिलता है आपको, एक इनडायरेक्ट हीटिंग का मेथड मिलता है। तो ये दोनों डायरेक्ट हीटिंग और इनडायरेक्ट हीटिंग भी, इससे भी आपका जो रेट ऑफ ड्राइंग है ये इस पे फ़र्क आ रहा होता है। वो डिपेंड करेगा आप किस प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो एनीवे जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं ड्राइंग के लिए, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेट ऑफ ड्राइंग इन ड्रायर्स। अच्छा, the means by which moist material is transported through dryer। किन आप मीन्स से मॉइस्ट मटेरियल को, गीले मटेरियल, वेट मटेरियल को अपने ड्रायर में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उसे इंजेक्ट कर रहे हो, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं, आगे चल के मैं आपको इसके मेथड्स की डिटेल भी बताऊंगा कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं फीड को अपने ड्रायर में, हमारे ड्रायर में इंजेक्ट करने के लिए, इंट्रोड्यूस कराने के लिए फीड को अपने ड्रायर में। तो उसके कई मेथड्स हैं। वो मेथड जो आप यूज़ कर रहे होंगे वेट मटेरियल या मॉइस्ट मटेरियल को ड्रायर में इंजेक्ट करने के लिए, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके रेट ऑफ ड्राइंग पे। नेक्स्ट पॉइंट इज एनी मैकेनिकल एड्स एम्ड एट इम्प्रूविंग ड्राइंग। अगर अक्सर आप देखेंगे कि ड्रायर्स में हम ये मैकेनिकल एड दे रहे होंगे। मैकेनिकल एड्स क्या होती हैं? जैसे आपने मोटर लगाई हुई है, आप एक ड्रम होगा वो घूम रहा होगा, आप उसे घुमा रहे होंगे, एक रेवोल्यूशन दिया होगा उसको। तो ये जो आप एडिशनल मैकेनिकल एड देते हैं, ये भी आपकी ड्राइंग को इम्प्रूव कराती है और आपके ओवरऑल रेट ऑफ ड्राइंग पे इसे इफ़ेक्ट करती है, इसे इम्पैक्ट करती है।
मेथड बाय विच द एयर इज सर्कुलेटेड। अच्छा, आप देखेंगे बाज़ काफ़ी ड्रायर्स में हम जो ड्राइंग करते हैं अपने वेट मटेरियल को कैसे ड्राई करते हैं, हम हॉट एयर या वार्म एयर सर्कुलेट कराते हैं। वो क्या करती है वार्म एयर, वो हमारे मटेरियल के ऊपर से जो ये सर्कुलेट कराते हैं हम वार्म एयर को, वो उसके ऊपर जब उसके ऊपर से गुजरती है वेट मटेरियल के, तो वो उसका मॉइस्चर अपने साथ अपने अपने अंदर लेके एब्जॉर्ब करके वो निकल आउट हो जाती है, एग्जिट कर जाती है। तो ये भी डिपेंड करेगा कि आपने कोई ब्लोअर लगाया हुआ है, आप फोर्स दे रहे हैं एयर को, या आप उसको आप पुल दे रहे हैं या पुश दे रहे हैं, आपने वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है या आप उसको पॉजिटिव प्रेशर दे रहे हैं या नेगेटिव प्रेशर दे रहे हैं एयर को, और वो किस मीन से सर्कुलेट कर रही है, अंदर बैफल प्लेट्स लगी हुई हैं, किस तरह से कैसे कैसे वो घूम के जा रही है एयर। तो दिस फैक्टर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेट ऑफ ड्राइंग। Sixth point is the way in which the moist material is supported। ये भी अब moist material जब आप ड्रायर के अंदर ले जाते हो, इंट्रोड्यूस कराते हो, तो वहाँ पे जाके आप अपने moist material को कैसे आप सपोर्ट करो। फॉर एग्जाम्पल हम सपोर्ट की अब एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। जैसे हमारा एक टाइप है ड्रायर में ट्रे ड्रायर। ट्रे मीन्स के जो आपकी डिश होती है, ट्रे होती है, वो उस ट्रे में हम अपने मटेरियल को फैला देते हैं। अच्छा, अब ये डिपेंड करेगा कि आपने मटेरियल को कैसे सपोर्ट दी हुई है। अब वो मटेरियल वो रोटरी ड्रम के ऊपर भी आप देखेंगे अक्सर मटेरियल जो है जो ड्राई हो रहा होगा वो उसके ऊपर घूम रहा होगा, गीला मटेरियल, और ड्रम अंदर से स्टीम देते हैं हम ड्रम को, ड्रम अंदर से हीट हो रहा होता है, तो उस वजह से हमारा मटेरियल, तो ये डिपेंड करेगा आपने सपोर्ट क्या दी है अपने मॉइस्ट मटेरियल को। ये चीज़ भी रेट ऑफ ड्राइंग पे एक काफ़ी असर रखती है, इम्पैक्ट रखती है। अच्छा, अब दी हीटिंग मीडियम जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी केसेस में तो हम ड्रम के अंदर, जो ड्रम के बाहर हम मटेरियल को ड्रम की सरफेस पे कर रहे होते हैं, खुश्क वेट मटेरियल को ड्रम के अंदर हमने स्टीम दी होती है। बाज़ औक़ात हम हीटिंग मीडियम स्टीम यूज़ करते हैं, भाप स्टीम, और कुछ केसेस में हम एयर को गर्म कर लेते हैं, एयर को हीट कर ले, हीटेड एयर, वार्म एयर हम यूज़ करें। तो हीटिंग मीडियम क्या है, ये चीज़ भी काफ़ी अहम फैक्टर, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे रेट ऑफ ड्राइंग। द नेचर ऑफ द वेट फीड, ये भी डिपेंड करेगा वेट फीड की नेचर क्या है, मीन्स कि वो कितना वेट है, वो सॉलिड फॉर्म में है, वो किसी ऐसी, वो किस फॉर्म में, किस शक्ल में है, उसकी नेचर क्या है। जैसे अब बाज़ औक़ात आप देखें कि पेस्ट फॉर्म में भी होते हैं हमारे वेट मटेरियल, बाज़ औक़ात हमारे, जैसे अगर हम इसकी इंजेक्शन मोल्डिंग और ब्लो मोल्डिंग मशीन में से जो हमारा प्रोडक्ट बन के निकला वो सॉलिड फॉर्म है, वो बॉटल्स हैं अगर फॉर एग्जांपल, तो वो उसकी शेप, उसकी नेचर फीड की और है। ये नेचर जो है फीड की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे रेट ऑफ ड्राइंग पे। अच्छा, दी वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फीड इनटू द ड्रायर, कि आप किस तरह से फीड को एंटर कर रहे हो, आप कहीं से कोई पिक हो रही है फीड या आपने पहले इंजेक्ट कर दी, ये जो वे है फीड को इंट्रोड्यूस कराने का, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आगे चल के डिटेल में आने वाली है ये चीज़ कि कौन कौन से वेज हैं जिसमें हम अपने ड्रायर में फीड को इंट्रोड्यूस करते हैं या एंटर करते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग ड्रायर्स, द मेन फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन सिलेक्टिंग अ ड्रायर आर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जब आप कोई भी ड्रायर सिलेक्ट करोगे किसी खास एप्लीकेशन के लिए। ये पॉइंट आपको तमाम पॉइंट्स अपने माइंड में, दिमाग जहन में रखने चाहिए जब व्हेन एवर यू आर सिलेक्टिंग एनी स्पेसिफिक ड्रायर फॉर एनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन, देन यू मस्ट कीप ऑल दीज पॉइंट्स इन योर माइंड कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं या वो पॉइंट्स हैं जो कि हमें जहन में रखने चाहिए जब हम अपना कोई भी एक ड्रायर किसी खास एप्लीकेशन के लिए सिलेक्ट कर रहे हों। पहली चीज़ जो है सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो फीड की कंडीशन है। जैसे मैंने आपको बताया कुछ फीड्स हमारी पेस्ट फॉर्म में होती हैं, कुछ सॉलिड्स होती हैं, कुछ लिक्विड भी होते हैं, कुछ पाउडर होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। तो फीड की नेचर क्या है, फीड की कंडीशन क्या है, फीड कैसी है, किस फॉर्म में है, तो इस चीज़ पे भी हम अपना ड्रायर सेलेक्ट करते हैं। ये आगे चल के डिटेल आ रही है कि
किस तरह की फीड के लिए किस तरह का ड्रायर सेलेक्ट सूटेबल होता है, वो आगे चल के एक टेबल आ रहा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा। अच्छा, अब प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के ड्राइनेस रिक्वायर्ड या फिजिकल फॉर्म। अब प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन ये है कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, कितना ड्राई हो, वो ड्राइनेस, कितनी ड्राइनेस रिक्वायर्ड है आपको, और फिजिकल फॉर्म उसकी क्या हो, वो लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, पेस्ट होगी, क्या किस फॉर्म में आपको अपना प्रोडक्ट चाहिए। ये चीज़ भी डिपेंड करेगी आपकी ड्रायर की सिलेक्शन में, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। नेचर ऑफ द वेपर्स, नेचर ऑफ द वेपर, टॉक्सिसिटी और फ्लेमेबिलिटी। अच्छा, कुछ मटेरियल्स हमारे ऐसे होते हैं जो, जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूट जो हमारे ड्राइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। वो मॉइस्चर कुछ केसेस में वाटर होगा और कुछ केसेस में सॉल्यूट होगा, और सॉल्यूट जो है हमारा, वो आप देखेंगे कि कुछ केसेस में वोलाटाइल कंपोनेंट्स होंगे, जैसे आपका जैसे अल्कोहलिक कंपाउंड्स हैं। जैसे हम अपने पॉलीमर को बनाने के लिए अक्सर आप देखते हैं कि इस तरह के मटेरियल्स यूज़ करते हैं जो कि अल्कोहल फैमिली के मेंबर हैं। जैसे अगर हम पॉलिएस्टर की बात करें तो पॉलिएस्टर बनाने के जो दो रॉ मटेरियल्स हैं वो कौन से हैं, वो एक है MEG मोनोएथिलीन ग्लाइकोल, और दूसरा आपका है PTA प्योरीफाइड टेरिफथैलिक एसिड। अब प्योरीफाइड टेरिफथैलिक एसिड तो आपका पॉलिएस्टर बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो तो पाउडर फॉर्म में होता है, लेकिन जो MEG है मोनोएथिलीन ग्लाइकोल, वो आपकी लिक्विड फॉर्म में होती है, और वो अल्कोहल फैमिली का मेंबर है, मोनोएथिलीन ग्लाइकोल। डायएथिलीन ग्लाइकोल भी हम यूज़ करते हैं, मोनोएथिलीन ग्लाइकोल और PTA प्योरीफाइड टेरिफथैलिक एसिड। दीज आर टू रॉ मटेरियल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलिएस्टर। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा जो प्रोडक्ट निकला उसके अंदर वेपर है, अगर वेपर बनेंगे, अगर आप ड्राई करोगे और ड्राई करने से जो सॉल्यूट है जब वो वेपराइज होगा, तो जो वेपर बनेंगे कहीं वो टॉक्सिक तो नहीं है। टॉक्सिक मीन्स के हेल्थ के लिए आपके वो डेंजरस हों या आपके फ्लेमेबल हों वो लिक्विड। जैसे मैंने कहा अल्कोहल फैमिली का अगर कोई मेंबर है, अगर उसका वेपर बनेगा तो वो डेफिनेटली इट कैन कैच फायर। तो आप ये चीज़ आपको देखनी होगी जब आप सेलेक्ट करोगे नेचर ऑफ वेपर किस तरह के बन रहे हैं ड्रायर में। जब आप ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब आप ड्रायर सेलेक्ट करोगे तो ये चीज़ भी आपके जहन में होनी चाहिए कि जो चीज़ ड्राई होगी उसके बाद जो वेपर बनेंगे वो टॉक्सिक या फ्लेमेबल तो नहीं होंगे, तो उसके हिसाब से ही आपकी फिर ड्रायर की टाइप बदल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ द सॉलिड, फ्लेमेबिलिटी, डस्ट एक्सप्लोजन हैजर्ड, टॉक्सिसिटी। तो ये भी डिपेंड करेगा जो आपका आखिर में सॉलिड बन के निकल रहा है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो है सॉलिड है आपका, वो कहीं फ्लेमेबल तो नहीं है, या डस्ट एक्सप्लोजन हैजर्ड तो नहीं है। उसमें अक्सर होता है कि आप कुछ मटेरियल्स एक्सप्लोसिव्स होते हैं जो उनकी ड्राइंग करते हैं, तो उसमें फिर आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है। अच्छा, फीड कंसंट्रेशन, द इनिशियल लिक्विड कंटेंट के फीड में पहले कितना मॉइस्चर है, ऑलरेडी कितना मॉइस्चर है हमारी फीड में। अगर आपको याद हो, मैंने अभी बताया था कि ड्राइंग हो रही होती है, इवेपोरेशन, फिर आपकी क्रिस्टलाइजेशन, इसके बाद होती है ड्राइंग। तो ड्राइंग जब हो रही है तो पीछे से प्रोडक्ट कंसंट्रेट होके आ रहा है, उसके पास मैक्सिमम मॉइस्चर तो निकल चुका है उसमें से, लेकिन हो सकता है कि कुछ फीड्स में थोड़ा सा फिर भी ज़्यादा हो मॉइस्चर। तो इनिशियल कंटेंट कितना है लिक्विड का जो हमें निकालना है अपने प्रोडक्ट से, वो डिपेंड, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ड्रायर की सिलेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट इज हीट सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि हमारा प्रोडक्ट कितना हीट सेंसिटिव है, मतलब अगर हम उसे ज़्यादा हीट दे देंगे ड्राइंग के प्रोसेस के दौरान तो कहीं हमारा प्रोडक्ट डैमेज तो नहीं हो जाएगा। और ये वाला प्रॉब्लम ज़्यादातर फूड इंडस्ट्री में आता है कि हमें फूड को के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हमें ज़्यादा हीट नहीं देनी होती। अदरवाइज़ फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको बिस्किट के या बेकरी आइटम्स की ड्राइंग की एग्जांपल दी थी, अगर आपसे ज़्यादा हीट दे दोगे तो वो डैमेज हो जाएगा, प्रोडक्ट जल जाएगा, तो वो फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर नहीं खरीदता, नहीं लेता। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द थ्रूपुट रिक्वायर्ड, कि आपको कितनी आउटपुट चाहिए, कि कम प्रोडक्ट आपने बनानी है, ज़्यादा बनानी है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ड्रायर की सिलेक्शन में। अब आ जाए क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रायर्स पे।
Drying equipment can be classified according to the following design and ऑपरेशन फीचर्स। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन में ड्रायर्स के आपको मिलेंगे, बैच ड्रायर्स भी मिलेंगे, कॉन्टीन्यूस ड्रायर्स भी मिलेंगे, और आपको फीड स्टेट ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द फीड, ये भी डिपेंड करेगा। उसके हिसाब से ड्रायर की क्लासिफिकेशन हुई भी है कि लिक्विड के लिए ड्रायर्स और हैं, स्लरीज के लिए और हैं। स्लरी इज़ अ लिक्विड विद अ सस्पेंडेड सॉलिड इन इट। जैसे आप देखते हैं अक्सर गाढ़े मटेरियल जो पेस्ट से थोड़े से कम विस्कस होते हैं वो हमारी स्लरीज होती हैं। गदला पानी, जैसे मैंने आपको मड की एग्जांपल दी थी, वाटर में जो सस्पेंड हुए थे उसके पार्टिकल, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्लरी। अच्छा, अब आप आने वेट सॉलिड्स कि ये डिपेंड करेगा। तो इनके लिए लिक्विड्स के लिए ड्रायर और है, अगर हमारा फीड लिक्विड फॉर्म में, अगर स्लरी फॉर्म में उसके लिए ड्रायर्स और हैं, और अगर आपका फीड जो है वो वेट फॉर्म में है ऑलरेडी। जैसे आप शुगर की बात करें तो पहले से क्रिस्टल्स उसके बने होते हैं, उसको हम थोड़ा सा मज़ीद कर रहे होते हैं, ड्राई कर रहे होते हैं, जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर, तो ये डिपेंड करेगा। तो फिजिकल स्टेट फीड की क्या है, दिस विल आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ये हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रायर में, कि इस हिसाब से ही हमने हमारे ड्रायर बने हुए हैं लिक्विड के लिए क्या कौन से होंगे, और स्लरीज और वेट सॉलिड्स के। मेथड ऑफ कन्वेंस ऑफ द सॉलिड। अच्छा, अब आप देखेंगे कि बहुत बहुत सारे केसेस में ये बेल्ट कन्वेयर लगा होता है। बेल्ट कन्वेयर से, कन्वेयर मीन्स के एक ऐसा पटा चल रहा होता है, जैसे आपने एयरपोर्ट्स पे देखा होगा जो बैग जिसके ऊपर रख के, वो कन्वेयर बेल्ट होती है। उस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आपका मटेरियल जा रहा है ड्रायर में, वो रोटरी ड्रम है, उसके थ्रू वो पिक हो रहा है मटेरियल, या फ्लूइडाइज्ड आपने किसी गैशियस स्ट्रीम में अपने मटेरियल को, पाउडर को आप ड्राई कर रहे हो। तो ये डिपेंड करेगा कि कन्वेंस का मेथड कौन सा। इसके लिए ड्रायर डिफरेंट है, जैसे बेल्ट ड्रायर और हैं, आपके रोटरी ड्रायर की एक टाइप है आपको मिलेगी, फ्लूइडाइज्ड बेड की भी एक टाइप है। तो ये टाइप्स क्लासिफिकेशन इस बेस पे हुई हुई है इनकी ड्रायर्स की। हीटिंग सिस्टम के कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कौन सा मेथड यूज हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ड्रायर्स में डायरेक्ट हीटिंग हो रही हो तो वहाँ कंडक्शन हो रही है, कुछ में हम इनडायरेक्ट हीटिंग कर रहे होते तो वहाँ पे कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू हम हीटिंग कर रहे होते हैं। तो हीटिंग सिस्टम ड्रायर का जो है इसके हिसाब से भी इनकी क्लासिफिकेशन हुई हुई है ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग सिस्टम। अच्छा, ये अब नाम आपको मैं लिस्ट बता रहा हूँ कि ड्रायर्स की जो क्लासिफिकेशन कौन कौन सी टाइप के ड्रायर्स हैं। आप देख सकते हैं, नंबर 1 इज रोटेटिंग ड्रम ड्रायर, नंबर 2 इज रोटरी ड्रायर, नंबर 3 इज फ्लैश ड्रायर, नंबर 4 इज फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, नंबर 5 इज स्प्रे ड्रायर, नंबर 6 इज कन्वेयर ड्रायर, नंबर 7 इज ट्रे ड्रायर, नंबर 8 इज थिन फिल्म ड्रायर। अच्छा, अब ये एप्लीकेशंस आपको बताई गई हैं कि कौन सी टाइप का ड्रायर किन पर्पसेस के लिए यूज होगा। अब देखें, ये ड्रायर की टाइप है और ये उसमें हीटिंग सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है, आपकी कन्वेक्शन है या आपने डायरेक्ट हीटिंग या वैक्यूम प्रोड्यूस की हुई है या फोर्स कन्वेक्शन है, कुछ भी, या रेडिएशन के थ्रू हो रहा है। हीटिंग सिस्टम कौन सा है, फीड फॉर्म क्या है, फीड किस शक्ल में आ रही है, पेस्ट की फॉर्म में, ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में, या एक्सट्रूड केक की फॉर्म में, किस फॉर्म में आ रही है, या और एंड पे आप देखें कि किन टिपिकल प्रोडक्ट्स के लिए कौन सा ड्रायर सूटेबल है। अगर हम बैच अवन्स की बात करें, ये बैच अवन हमारी एक ट्रे ड्रायर की आप टाइप समझ लें होती है, तो ये फोर्स्ड कन्वेक्शन के थ्रू इसमें हीटिंग हो रही होती है, और ये पेस्ट, ग्रैन्यूल और एक्सट्रूड केक ये सब के लिए सूटेबल हैं। ये इस तरह का अगर फीड आपको इंजेक्ट करना है तो इन सब तरह की फीड के लिए ये वाला ड्रायर सूटेबल है, ये आपका पर्पस फुलफिल करेगा। और अगर और ये किन किन प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं, पिगमेंट डाई स्टफ्स बनाने के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी ये ड्रायर यूज़ होता है, ये टाइप यूज़ होती है, और फाइबर्स वगैरह पर जब हम ड्राइंग कर रहे होते हैं उसकी, वहाँ पे भी आप ये वाली इस टाइप का ड्रायर यूज़ करेंगे। अच्छा, फिर बैच अवन में एक टाइप है बैच पैन एजिटेटेड की, ये आप देख रहे हैं। एक है बैच रोटरी, बैच फ्लूइडाइज्ड बेड और बैच इंफ्रारेड।
अब देखें इन सब में ये किस किस टाइप, ये इसमें एटमॉस्फेरिक एंड वैक्यूम दो तरह के हीटिंग मेथड मिलेंगे आपको, और क्रिस्टल और ग्रेन्यूल पाउडर अगर आपके पास है फीड की फॉर्म में तो वो भी चलेगा, वो बिल्कुल उसके लिए सूटेबल है। और फाइन केमिकल या फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके ये वाली टाइप के ड्रायर सूटेबल हैं और यूज़ होंगे। अच्छा अब आ जाए रोटरी ड्रायर। रोटरी ड्रायर में हम वैक्यूम एक टाइप, अच्छा रोटरी ड्रायर में एक वैक्यूम टाइप है और एक नॉन वैक्यूम टाइप है। रोटरी ड्रायर में बैच रोटरी ड्रायर में एक वैक्यूम आप प्रोड्यूस कर देते हैं। वैक्यूम हम इसलिए प्रोड्यूस करते हैं कि ताकि हमारा प्रोडक्ट डैमेज ना हो, और जो चीज़ हम निकालना चाह रहे हैं, जो चीज़ हमारे जिसे हमने ड्राई करना है जिस मटेरियल को, वो अगर उस मटेरियल को हम ज़्यादा हीट देंगे, जैसे मैंने बताया फूड आइटम्स में ये वाला इशू आता है, तो वो डैमेज हो सकती है प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं फिर, हम ना जो फॉर एग्जाम्पल हमने वाटर निकालना है और हमारा फूड आइटम, वाटर तो वेपराइज होगा या वाटर को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है वाटर, और अगर हम उसको ज़्यादा टेम्परेचर फॉर एग्जांपल हम 80 टेम्परेचर दे रहे हैं और हमारा एक प्रोडक्ट जो है वो 50 डिग्री तक सस्टेन कर रहा है टेम्परेचर, उसे अगर हम ऊपर देंगे तो प्रोडक्ट डैमेज हो जाएगा। तो हम उसको वैक्यूम प्रोड्यूस कर लेते हैं। वैक्यूम प्रोड्यूस करने से ये फ़ायदा होता है कि जो चीज़ हमने निकालनी है वो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाती है या वो वेपराइज हो जाती है। तो हम वैक्यूम की मदद लेते हैं, फिर वैक्यूम से हमारा वो काम आसान हो जाता है। अच्छा फिर क्रिस्टल ग्रैन्यूल्स और सॉल्वेंट रिकवरी, ये इस तरह की अगर फॉर्म में आपके फीड ये वाली है आपकी, तो ये बिल्कुल ये वाली टाइप का ड्रायर आपके लिए सूटेबल, और ये ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। फ्लूइडाइज्ड बैच, फ्लूइडाइज्ड बैटर, ये फोर्स कन्वेक्शन इसमें हीटिंग मेथड यूज़ हो रहा होता है। तो डेफिनेटली आप फ्लूइडाइज्ड कर रहे हैं बेड, फ्लूइडाइज्ड बेड है तो उसमें एजिटेशन करा रहे हैं, तो डेफिनेटली फोर्स्ड कन्वेक्शन है। अच्छा फिर ये ग्रैन्यूल और क्रिस्टल फॉर्म में अगर आपका प्रोडक्ट फीड है तो ये चलेगा, बिल्कुल उसके लिए सूटेबल है। और आपका जो प्रोडक्ट है वो इस फॉर्म में, इन प्रोडक्ट्स के लिए ये सूटेबल है। प्लास्टिक्स के लिए ये सूटेबल है ड्रायर फ्लूइडाइज्ड बेड, ये आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और फाइन केमिकल्स के लिए सूटेबल है। अब इंफ्रारेड आप ड्रायर्स की बात करें, बैच इंफ्रारेड ड्रायर्स, ये इसमें जो हीटिंग हो रही होती है वो रेडिएंट आपका हीटिंग सिस्टम होता है, रेडिएशन के थ्रू हो रही होती है। आपने हीट ट्रांसफ़र में ये तीनों मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र पढ़े होंगे, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। तो ये रेडिएशन के थ्रू हो रही होती है। और इसमें जो आपके कंपोनेंट्स शीट की फॉर्म में अगर आपका फीड है तो ये चलेगा, बिल्कुल उसके लिए सूटेबल है। और ये मेटल के जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, या प्लास्टिक्स में भी हमारी जो फिल्म होती है प्लास्टिक फिल्म, तो उनके लिए जो शीट फॉर्म में होती है तो वो ये उसके लिए सूटेबल है ये ड्रायर। नेक्स्ट टाइप आप देखें तो कॉन्टिन्यूस रोटरी है, वो बैच था। पीछे देखें तो बैच टाइप थी, अब आ गए कॉन्टिन्यूस ड्रायर। कॉन्टिन्यूस में भी कॉन्टिन्यूस रोटरी है, कॉन्टिन्यूस फिल्म ड्रायर है, कॉन्टिन्यूस थ्रू ड्रायर है और कॉन्टिन्यूस स्प्रे ड्रायर है। ये कॉन्टिन्यूस ड्रायर की टाइप्स हैं। इसमें देखें आप कि कॉन्टिन्यूस रोटरी में कौन कौन सा हीटिंग सिस्टम यूज़ होता है। इसमें कन्वेक्शन भी यूज़ होता है, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हीटिंग भी यूज़ हो रही होती है। टाइप पे डिपेंड करेगा, इसमें वैरायटी मिलेगी आपको। इसमें आप डायरेक्ट हीटिंग भी करेंगे, इनडायरेक्ट भी आपके लिए अवेलेबल है, आप जिस तरह की भी सिलेक्ट करना चाहें। आप कंडक्शन के थ्रू कराना चाहें अगर हीटिंग सिस्टम आप, तो वो भी उसके लिए भी ये सूटेबल है। अच्छा फीड फॉर्म अगर आप देखें तो आपका जो फीड है वो क्रिस्टल फॉर्म में हो, कोर्स पाउडर्स हों, एक्सट्रूड्स हों, जो एक्सट्रूड से निकला हुआ मटेरियल होता है उसको एक्सट्रूड्स कहते हैं, एक्सट्रूड्स हों, या आपके परफॉर्म्ड केक लंप्स हों, लंप डला होता है बड़ा एक किसी भी मटेरियल का। हाँ, तो ये ग्रैन्यूलर पेस्ट एंड फिलर्स, केक बैक मिक्स्ड विद ड्राई प्रोडक्ट, तो इन तमाम तरह की फीड के लिए ये वाला ड्रायर सूटेबल है। और ये इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है क्योंकि आप देखें कि काफ़ी तरह का फीड ये हैंडल कर लेता है, कॉन्टिन्यूस रोटरी ड्रायर। अच्छा अब कौन कौन से प्रोडक्ट को ये डील करेगा, ये केमिकल ओर्स, ये आपकी फूड प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबल है, ये आपके
क्लेज के लिए, पिगमेंट्स के लिए और केमिकल्स के लिए, ठीक है। और ये कार्बन ब्लैक के लिए भी सूटेबल है। अच्छा, अब आप आ जाएं कॉन्टिन्यूस फिल्म ड्रम पे। ये भी एक टाइप है ड्रायर की, इसमें कंडक्शन के थ्रू हो रही होती है ड्राइंग, और लिक्विड्स और सस्पेंशंस, अगर इस फॉर्म में आपका फीड है तो ये सूटेबल है उसके लिए। और फूड स्टफ्स और पिगमेंट के लिए ये इन प्रोडक्ट, अगर आपको ये वाले प्रोडक्ट चाहिए तो उनके लिए ये सूटेबल है, एप्लीकेशन इसकी इन प्रोडक्ट्स के लिए है। अब आ जाए थ्रू पे, कॉन्टिन्यूस थ्रू ड्रायर्स पे, तो ये आपके कंडक्शन के थ्रू इसमें हीटिंग हो रही होती है, और ये आपके सिरामिक्स और एडहेसिव्स के लिए सूटेबल है। और ये आपका स्प्रे ड्रायर है, कॉन्टिन्यूस स्प्रे ड्रायर। तो स्प्रे ड्रायर में ये जो मिल्क बनता है ना, खुश्क दूध बनता है, वो स्प्रे ड्रायर में ही बन रहा होता है। जब आप दूध को खुश्क कराते हैं, खुश्क दूध बनाते हैं, तो भी स्प्रे ड्रायर ही यूज़ होता है उसके लिए। इसमें कन्वेक्शन के थ्रू हो रही होती है हीटिंग। इसमें अगर आप लिक्विड्स देखें ना, मिल्क आपका लिक्विड फॉर्म में होता है और हम उसको, फीड अगर आपका लिक्विड फॉर्म में है, जैसे मिल्क लिक्विड में होता है और हम उसका खुश्क दूध बनाते हैं, पाउडर बनाते हैं, तो ये उसके लिए सूटेबल है। और सस्पेंशन हों अगर आपकी फीड सस्पेंडेड सॉलिड सस्पेंशन वाली फीड हो तो उसके लिए भी सूटेबल। फूड स्टफ्स, फार्मास्यूटिकल, सिरामिक्स, फाइन केमिकल्स, डिटर्जेंट पाउडर भी इसी तरह से बनाते हैं। और ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स के लिए भी ये वाला टाइप जो है ड्रायर का, वो सूटेबल है। आगे आप देख सकते हैं कि ये ड्रायर की टाइप में कॉन्टिन्यूस की ही ये टाइप चली है, कॉन्टिन्यूस बैंड, कॉन्टिन्यूस फ्लूइड बेड, कॉन्टिन्यूस न्यूमेटिक। ये न्यूमेटिक है, न्यूमेटिक मीन्स कि एयर की स्ट्रीम आप उसे आप कैरी करा रहे हैं, वो प्रेशराइज्ड स्टीम ऑफ गैसियस स्टीम आप यूज़ कर रहे होते हैं, उसको न्यूमेटिक। या कॉन्टिन्यूस इंफ्रारेड। इसी में देखते जाएं आप, हीटिंग सिस्टम जो है आपका कन्वेक्शन है, रेडिएशन। फीड फॉर्म आपकी प्रीफॉर्म्ड सॉलिड्स, और ये प्रीफॉर्म्ड सॉलिड्स ये भी ग्रैन्यूल्स, क्रिस्टल्स, प्रीफॉर्म्ड पेस्ट, ग्रैन्यूल्स, क्रिस्टल्स, कोर्स प्रोडक्ट्स, ये कंपोनेंट शीट, ये जितने भी टाइप के ड्रायर्स हैं ये इन फीड के लिए सूटेबल है। और प्रोडक्ट कौन कौन से आपको देंगे, ये अगर आपको फूड स्टफ में यूज़ करना है तभी भी ये वाला सूटेबल है ड्रायर आपके लिए। पिगमेंट्स, केमिकल्स, रबर, क्ले, ओर्स और टेक्सटाइल्स में भी ये वाला कॉन्टिन्यूस बैंड ड्रायर यूज़ होता है। अच्छा, अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए ओर्स, कोल, क्ले, केमिकल्स, तो उसके लिए फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, कॉन्टिन्यूस फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर सूटेबल है। अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए केमिकल, स्टार्च, फ्लोर, रेजन्स, वुड प्रोडक्ट्स और फूड प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए आपका कॉन्टिन्यूस न्यूमेटिक ड्रायर सूटेबल है। अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए मेटल प्रोडक्ट्स, मोल्डेड फाइबर आर्टिकल्स और पेंटेड सरफेसेस, तो उसके लिए आपका कॉन्टिन्यूस इंफ्रारेड ड्रायर सूटेबल टाइप है। अगर आपको ये वाले प्रोडक्ट्स चाहिए तो उसके लिए आप ये वाला ड्रायर यूज़ करेंगे। So this is the end of this lecture number 7. If you have any questions, तो मंडे का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है जो कि 3 बजे से ऑनवर्ड्स हम हर मंडे को करते हैं, आप अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर सकते हैं और उस क्वेश्चन आंसर सेशन में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे। और यहाँ पे मैं ये एक दफ़ा फिर बताना चाहूँगा कि ये जो आपका वीडियो अपलोड होता है तो इसकी नीचे डिस्क्रिप्शन होती है, वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन दी होती है, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ा करें, वहाँ मैंने सारे लिंक दिए हुए हैं। अगर आपने इस लेक्चर की स्लाइड्स को डाउनलोड करना है तो वो लिंक भी वहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको इस लेक्चर की MP3 ऑडियो फाइल डाउनलोड करनी है तो वो लिंक भी वहाँ पे दिया गया है। अगर आपको, मैं यहाँ पे एक और लिंक दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको ड्रायर्स पे फर्दर रीडिंग करनी है या स्टडी करनी है तो वो भी मैं आपको बुक का चैप्टर और पेज नंबर बता दूंगा, और वो बुक का लिंक भी उस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आप जाके उसमें मज़ीद अगर आप ड्रायर्स के बारे में जानने या पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।
स्टे होम, स्टे सेफ, सेव लाइव्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।